अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद ताड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर आरजू, थैंक यू। मैं बार्सिलोना गया था एक बल्कि अपने सियासी एक समझ लें कि जिस तरह आपको पता है मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, वो भी इसी कम्युनिटी के रिलेटेड गया था। मैं बताऊंगा आपको कि मैं क्यों गया था वहां पे। एक बिल्कुल। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे मैं गया था, वहां बोला और बच्चों को दिल था कि पॉलिटिकल अवेयरनेस दी जाए, उस सिलसिले में गया था। इसलिए मैं तकरीबन एक हफ्ता गायब रहा हूँ, लेकिन हम बैक नो। हम हर दूसरे दिन हम आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन कवर करते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि वही मैं भी आपको देख रहे थे, आपके मैं मुसलसल मैसेजेस कर रही थी कि किसी तरीके से शो हो जाए। लोग काफी पूछ रहे थे। एक पाकिस्तानी कोई अचानक से निकले, ईरान से घूमते फिरते अमेरिका पहुंचे, कुछ पता है आपको उनके बारे में? आप आसिफ भाईजान की बात तो नहीं कर रही जो कराची से लैंड कर गए यहाँ पे? उन्होंने कहा यार कि अगर मुझे तो वो अजीब सी बात है, आसिफ मर्चेंट उनको कहा जाता है। मैं तो आसिफ भाईजान बुला रहा हूँ, लेकिन हमें वो अमेरिका में 20 साल पीछे धक्का मार के खुद जेल में चले गए। देखें, आपने पूरी दुनिया में अपनी शोहरत के झंडे गाड़ते हैं, लेकिन इसी तरह के आज पता चला है कि अब पीटीआई को ही सपोर्ट करना चाहिए मेरे ख्याल में। अब दूसरे तो हमें मुंह नहीं लगाएंगे, या रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। बहुत बुरा हुआ यहाँ पे। आसिफ मर्चेंट साहब को पकड़ा गया है और ऐसे इल ट्रेंड है, बल्कि मुझसे क्वेश्चन किया गया, यार ये ईरान है, उनकी इतना उनके प्रॉक्सीज चल रही है, पाकिस्तानी ही क्यों उनको मिला है? मैंने कहा सस्ता मिल गया होगा। दूसरा, मौसूफ जो हैं वो अक्सर हनीमून पे ईरान जाते हैं, उनकी एक बीवी वहां पे है, बच्चे वहां पे। हो सकता है जाते ही उनका प्रोग्राम हो कि यहां से कामयाब दौरा करके तीसरी शादी कर लूंगा जाके वहां। लेकिन बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। पाकिस्तान को पहले भी दुनिया अच्छी नजरों से नहीं देखती, और ये आखिरी धक्का जो है हमारे आसिफ भाईजान आके दे गए हैं। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। पता नहीं क्या बात है कि क्यों हमारे लोगों को हदायत नहीं है। और फिर देखें यहाँ पे आके तो वो जिनसे बातें कर रहा है, मेरे ख्याल में तो वो पाकिस्तानी भाईजान ही हो गए जिन्होंने पकड़वा दिया है कि उनको 5,000 बयाना भी दे दिया है। कहता है 1 लाख रुपया जाके, $1 लाख तुम्हें जाके भेज दूंगा। तो फिर वहां पे शर्ट उनके साथ कोड वर्ड भी रख गया कि अगर तुम्हें स्वेट शर्ट का बात करूं तो इसका मतलब मर्डर करना है, अगर सिर्फ टी शर्ट की बात करूं तो टांगे तोड़नी है, और अगर फलां चीज कहूं तो उसके बाद जलसा करना है, 20-25 लोगों को लेके हंगामा करना है। पता नहीं कैसे एक लोग हैं। मतलब पाकिस्तान बना देना है अमेरिका। पाकिस्तान तो खैर बन चुका है ऑलमोस्ट, वो भी डिटेल में बात करते हैं। कैमला हैरिस ने अपना एक नया कैंडिडेट चुन लिया है, उनके इरादे क्या हैं उस पर भी बात करते हैं। लेकिन आसिफ मर्चेंट जो है, जिनका नाम है, पाकिस्तान एक बैंक में जॉब करते थे, कराची से हैं मौसूफ। और पता नहीं क्यों उन्होंने आके ये ड्रामा कर दिया यहाँ पे। 2 दिन से खबरों में वो इस वक्त वही चल रहा है यहाँ पे, 2 दिन से। एक पाकिस्तानी को पकड़ा गया है, और उसका जिस दिन पकड़ा गया उससे दूसरे दिन अटैक हुआ है डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर भी। तो उसको भी डायरेक्ट यहाँ पे कई मीडिया आउटलेट्स जो है उसको साथ उसको अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान जो था वो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कासिम सुलेमानी पे ऊपर अटैक किया था, और उसके बाद ईरान का एटॉमिक प्रोग्राम जो था उसको भी सस्पेंड कर दिया गया था। तो इस चीजों का बदला वो लेना चाह रहे थे। लेकिन देखें, मैं हमारे पंजाबी में एक कहावत है, कहते अन्नी कुत्ती हरना दी शिकारी में, आंखों से अंधी हो, एक कुत्ता आंखों से अंधा हो तो वो हिरणों का शिकारी हो। वो कहेंगे हरनी शिकार करना, कैसे करेगा भाई वो? अब मुझे ये बताएं, आप वहां से आके यहाँ पे डीप वो जो अपना ब्लैक वेब से आके लोगों से मिल रहे हो, पर मैं तो मुझे तो लगता है किसी पाकिस्तानी ने पकड़वाया उसको को पैसों की खातिर या ग्रीन कार्ड की खातिर। लेकिन देखें कि किस तरह एक पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है, मुसलमानों का नाम बदनाम उसने किया है। बहुत अफसोस हुआ है। हमारा यहाँ पे रहना जो है उसने दुश्वार कर दिया है। पहले ही इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ा इशू है। पहले ही इस वक्त यूके जल रहा है, क्योंकि आप बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। पाकिस्तान से सस्ते और वो वीजे बेच के मौलवी मंगाते हैं आप, और फिर वो यहाँ आके आपके बच्चों को जो सिखाते हैं वो सड़कों पे। ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम नहीं। आज मैं बल्कि एक, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, बल्कि मैंने आप यही शेयर करना था। मैं मौलाना रूमी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मौलाना रूमी का। और आज मुझे किसी ने उनकी एक दुआ भेजी है, अगर मुझे आप 1 मिनट दे दो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा।
जो मैं समझता हूं कि मेरी जिंदगी का हासिल है। मेरे मेरे मौलाना रूमी ने मेरे दिल में पहले भी उनका बहुत एहतराम है, लेकिन और मजीद एहतराम बढ़ गया है। मौलाना रूमी की दुआ है, मुझे बहुत पसंद आई है। मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सोचा है कि अपनी डिबेट का हिस्सा बनाया करूंगा, अपनी पब्लिक स्पीकिंग का। वो कहते हैं, ए खुदा मुझे वो ताकत ना दे जिसमें दूसरे कमजोर नजर आए, मुझे वो दौलत ना दे जिससे मुझे दूसरे गरीब नजर आए, मुझे वो इल्म ना दे जो मैं अपने सीने में छुपा लूं, वो बुलंदी ना दे कि मुझे अपने सिवा कुछ नजर ना आए, मुझे वो सब कुछ दे जो मैं दूसरों में बांट सकूं। और वो क्या चीज है? वो प्यार है। आज बिल्कुल। सुबह उठ के, बल्कि मैंने कल ट्वीट किया है मैंने बांग्लादेश के लोगों को कि खुदारा 1947 को और 1971 को प्रमोट ना करो। वहां पे हिंदुओं, सिखों, क्रिश्चियंस को जो है उनके साथ मोहब्बत से पेश आओ, हमारे भाई हैं, हमारे साथ रहते हैं। फेथ बेस्ड नफरत करना छोड़ दो, ये कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। बात यह है जो त्रोड़ा मरोड़ा जाता है। आरजू, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, पता नहीं कितनी दफा हम लोग अपने मजहब को अपनी मकासद के लिए चेंज करते हैं। मैं बार बार ये कह चुका हूं कि अगर आपका मजहब आपको नफरत सिखा रहा है, आपको जुल्म करना सिखा रहा है, तो समथिंग इज रॉन्ग विद यू, नॉट विद द रिलीजन। जिस मजहब का नाम पीस है, वो किस तरह किसी को सिखाएगा कि तुम किसी को मारो जाके? ये तो फिर तब्दीलियां कर लेते हैं ना लोग, चीजों को चेंज कर लेते हैं, जो अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर लेते हैं। किस तरह बताए, जिसका नाम ही पीस है वो किस तरह नफरत सिखाएगा, जुल्म किस तरह सिखाएगा वो? हाँ, चेंज किया गया, मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं आपके रिलीजन। क्रिश्चियनिटी भी इस्तेमाल हुई है, हिंदुइज्म भी इस्तेमाल हुआ है, सिखिज्म भी इस्तेमाल। हर मजहब के अंदर दुकान होती है। उस दुकान जो है वो मौलवी बेचते हैं, जिस तरह पुजारी बेचते हैं, भाई गुरुद्वारों के बेचते हैं, क्योंकि कारोबार है ये। लेकिन मैं समझता हूं कि मजहब नहीं सिखाता नफरतें और कदूरतें और मारना। किसी को मार के खुदा के करीब जा सकता है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो किसी बेजान को भी मारने के, मैं तो पत्ता तोड़ता हूं तो देखो यार, सुना तो ये था, इसका भी कोई फीलिंग था। जी। इट्स अ लिविंग थिंग, ग्रोइंग थिंग है। जानवर किसी को मारना तो बहुत। मैं आज आपसे आरजू एक बहुत बड़ी बात शेयर करना चाहूंगा, खासकर मैं अमेरिका में जहां रहता हूँ। जिस घर में मैं रहता हूँ पिछले 20 साल से मैं गराज के दरवाजे बंद नहीं किए, उसके अंदर परिंदों ने घोंसले बनाए। और मुझे पुलिस आके कह चुकी है कि इनके दरवाजे बंद करो, ये सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है। तुम कई दफा यहाँ से वेकेशन पे चले जाते हो, पाकिस्तान महीने महीने के लिए चले जाते रहे हो, तो दरवाजे खुले होते हैं पीछे। लेकिन मैं किस तरह ये अफोर्ड कर सकता हूँ कि अंदर किसी चिड़िया का बच्चा हो, दरवाजा बंद हो और वो अपनी माँ के बगैर मर जाए? सवाल ही नहीं पैदा हो। इससे बड़ा मेरे ऊपर इन्हीं परिंदों ने, इससे बड़ा एतमाद मुझे, मैं जिस वक्त घर से निकलता हूं, खुशी से सरचार होकर निकलता हूं, वो बताता हूं किस तरह। मेरा जो मेन एंट्रेंस है दरवाजा, उसके ऊपर चिड़ियों ने, परिंदे अपना घोंसले बना के उसमें अंडे दे बच्चे कर दिए। देखिए मुझ पे उनका एतबार कितना है, उन परिंदों का एतबार कितना है कि मुझे वहां हर वक्त दरवाजा खुलता है, फ्रंट एंट्रेंस, वहां भी वो खौफजदा नहीं है। मेरे लिए जिंदगी बहुत बड़ी अचीवमेंट, मैं समझता हूँ कि हार्मफुल हूं कि वो परिंदे भी मुझ पे इतना एतबार करते हैं कि वो वहां पे उन्होंने जो घोंसला बना के तो वहां पे अंडे बचे दी। तो ये इसमें ये रम्ज और मार्फत है, इसको कहा जाता है, इस्लाम में कहा जाता है रम्ज और मार्फत। और हर मजहब के अंदर बेहतरी का सबक ही दिया जाता है। लोग इसको डिस्ट्रार्ट करते हैं, बेचते हैं, दरअसल हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बांग्लादेश में जो सूरत हाल चल रही है, उसमें कई अच्छाइयां भी हैं, कई बुराइयां भी हैं उसके अंदर। लेकिन के आस्क है, दुआ करनी चाहिए। 300 माओं का बच्चा मर चुका है, 300 माओं का बच्चा। डॉक्टर यूनुस जा रहे हैं वापस। डॉक्टर यूनुस जो उन्होंने नए इंटर्म प्रेसिडेंट होंगे, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि उन्होंने खवातीन को एनर्जाइज किया था, वुमेन एम्पावरमेंट बांग्लादेश में की थी, जो उनकी इकॉनमी का हिस्सा बनी। और उनका मैं देख रहा हूं कि फ्यूचर के अंदर वो फिर दोबारा तरक्की की तरफ जाएंगे। वो हमारी तरह नहीं है, पाकिस्तानियों की तरह नहीं है कि अभी तक किसी ने ग्रास रूट इश्यूज को टच ही नहीं किया, हमारी तरह नहीं है। दूसरा, बंगाली जो है, मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूं, बंगालियों से। वो किस तरह सब कॉन्टिनेंट की दो बड़ी पार्टियां, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, दोनों बंगालियों ने बनाई। उसके बाद पाकिस्तान, ब्रिटिश आजादी की मुहिम मंगल पांडे ने चलाई, वो भी बंगाली। फिर इलामा इकबाल तो सारे तो ये बाद में आए। टिगोर ने सबसे पहला नोबेल पीस प्राइज उन्होंने लिटरेचर दिया था, वो भी बंगाली।
और आर्ट के साथ जितना लगाव और जितना सेंसिटिव है, जितने एजुकेटेड लोग वो हैं, उतने कोई नहीं। मैं एक वाकया सुनाना चाहूंगा। एक बंगाली हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, सोहरावर्दी साहब। सोहरावर्दी साहब को जब निकाला गया वजीर आजम हाउस से, तो वो टैक्सी के ऊपर बैठ के गए थे। सिर्फ उनके पास एक टैक्सी केस था, घर भी नहीं था, किसी दोस्त के जाके ड्राइंग रूम में रहे थे। दिस इज अ करेक्टर ऑफ बंगालीज। तो एक बहुत बड़ी नेशन, बड़ी स्ट्रॉन्ग नेशन है। वो आगे बढ़ेंगे, लाजमी बढ़ेंगे। हमारी तरह नहीं है कि सूर बस भूखे मारते फिर रहे हैं। काले बकरों से चलाने का प्रोग्राम है एटॉमिक पावर को, तो इस तरह का प्रोग्राम कोई नहीं है। उन्होंने एक इकोनॉमिस्ट को अपना इंटर्म गवर्नमेंट बना ली है। 14 लोगों की कैबिनेट भी स्टूडेंट्स ने बना के पेश कर दी है। तो वो आगे जाएंगे। दुख सिर्फ इस बात का, दो चीजों का है। वो दुख इस चीज का है कि 300 माओं के बच्चे मारे जा चुके हैं, उसका दुख है। दूसरा दुख है, मैं उस पर अपील भी मैंने की है अपने बंगाली भाइयों से, और फिर भी करूंगा कि खुदा रहा हिंदुओं के साथ इस तरह का ना करो। हमारे भाई, हमारे बहन भाई हैं, हमने यही रहना है, हमने यही रहना है उनके साथ ही। इस तरह ना करो, किसी के साथ ऐसे ना करो। क्रिश्चियंस के साथ भी, सिखों के साथ भी ऐसे मत करो। फेथ उनका, हर फेथ अच्छा होता है दुनिया का, ये बिल्कुल सोचना गलत सोच है कि शायद मेरा फेथ ही जो सबसे बेहतर है। लेकिन ये कि उनको भी रहने की जगह दो। खुदाई फैसले खुदा ने उनको क्रिएट किया है, उनको साथ अच्छा बिल्कुल। क्योंकि सर अगर ये यही करेंगे तो फिर ये तो पाकिस्तान बना देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो कुछ होता है माइनॉरिटीज के साथ वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन शेख हसीना को भारत ने पनाह दी है, अमेरिका ने तो वीजा कैंसिल कर दिया। देखिए अभी तक कई चीजें, अमेरिका के अंदर उनका लड़का वकील है, यहाँ पे प्रैक्टिस करता है, न्यूयॉर्क वकील है। उसके बाद कई और ममालिक के अंदर उनकी फैमिली है। उनकी सिस्टर जो है वो यूके सिटीजन है, लेकिन मेरे ख्याल में वो वहां रहना चाहती हैं। अभी क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा बांग्लादेश के साथ एक तो भारत का बॉर्डर बहुत बड़ा है, जहां पे आजकल उन्होंने कर्फ्यू लगा रखा है। लेकिन अगर बांग्लादेश के अंदर हालात खराब होते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होगा। तो वो मेरे ख्याल में दिस इज अ स्ट्रेटजी कि उनको भारत में रखा जाए। शायद इंटर्म गवर्नमेंट में या अगले इलेक्शन में हसीना वाजिद दोबारा फिर इलेक्शन लड़े तो हो सकता है कि जो है वो हालात बदल जाए, जज्बात बदल जाए, क्या पता है। लेकिन ये कि हसीना वाजिद जो है वो काफी अरसे तक पहले भी भारत में रही हैं, 6-7 साल। उनके हस्बैंड जो थे मियां वाजिद साहब, वो पहले पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में काम करते रहे, फिर उन्होंने इंडिया के एटॉमिक एनर्जी में भी काम किया था जाके। तो पहले भी जब इनको लाया गया था बाहर से तो भारत के अंदर ये रही थी। नाम इनका चेंज किया गया था, इनकी पूरी फैमिली का बड़ी हाई अलर्ट सिक्योरिटी में रखा गया था बांग्लादेश जाने से पहले। जो चीजें ठीक नहीं हैं, जो मैं समझता हूं कि जमात इस्लामी जो है वो रेडिकलाइज करने की कोशिश है, रेडिकलाइज सिस्टम लाने की कोशिश में है इस वक्त बांग्लादेश के अंदर। मैं कहूंगा कि उनको भी चाहिए कि मिडल ग्राउंड्स पे रहें, ज्यादती नहीं होनी चाहिए। आप अपना फेथ भी जो मर्जी प्रीच करना है, माइनॉरिटीज का ख्याल रखें और बांग्लादेश की तरक्की के बारे में सोचें। इस रीजन के अंदर पहले भी दुनिया वैसे भी चल रही है, अगर देखा जाए गजा के हालात चल रहे हैं, यूक्रेन के हालात जो आप देख रही हैं, कीनिया, नाइजीरिया के अंदर हालात खराब हैं। पाकिस्तान के तो कभी हर 76 साल में ठीक हुए ही नहीं है, उसका क्या तवज्जो देनी है। लेकिन आर्मी चीफ साहब ने कल स्पीच दी है। खान साहब माफियों पे हैं, मैं उनका भी स्ट्रेटजी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा वो क्या कर रहे हैं। खान साहब, मैं मैकियावेली को बहुत पढ़ा, मैंने बहुत पढ़ा है मैकियावेली का, मैं उसका बहुत फैन था, आज भी हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि मैं खान साहब का मुरीद हूं आजकल। मैकियावेली शर्मिंदा है, अपनी कब्र में वो साइडें बदल रहा है। उसने कहा ये दूसरा मैकियावेली, मुझसे बड़ा मैकियावेली कौन आ गया। खान साहब कर क्या रहे हैं? स्ट्रेटजी ये है कि अपने जो लौंडा लपाड़ा जिसको मैंने आग लगा रखी है, आहिस्ता आहिस्ता उनको कहूं कि मैं माफी की तरफ लेके जा रहे हैं आहिस्ता। कभी कहा गया है आप न्यूट्रल हो जाएं, कभी कहा जाता है कि अगर आप हमें 9 मई की सीसीटीवी कैमरा दिखा दें फिर माफी मांगेंगे। लेकिन आपको यकलख तब किसी दिन एक दिन आएगी खबर कि खान साहब पांव में लेट गए हैं, माफी मांग रहे हैं। ये सिर्फ अपने लौंडे लपाड़ों का माइंड बना रहे हैं, क्योंकि मैकियावेली ना यकलख खबर दे के धक्का नहीं देना चाहते उनको जज्बात को। हालांकि धक्का उन्होंने छोटा सा दिया है। कल से हालात खराब हैं, कल से वर्कर जो है वो परेशान है, क्योंकि खान साहब ने कह दिया है कि मैं खुद पकड़ के इनको अपनी पार्टी से भी निकालूंगा और सजाएं भी दिलवाऊंगा। तो सजाएं भी दिलवाऊंगा, बिल्कुल।
आपको ये नहीं पता लोगों के कन्फेशन बयान मौजूद हैं। दूसरी बात ये है इनके व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग मौजूद है उनके पास। तीसरी बात ये है कि इनके पास इन्होंने जियो फेंसिंग कर रखी है। खान साहब तो फिर, लेकिन इस वक्त ये बात ये है कि जादू सर चढ़ के बोल रहा है खान साहब जो भी करें लौंडा लपाड़ा कहता है ये तो इस्लाम की खातिर कर रहा है भाई। इसने तो बच्ची कैलिफोर्निया में पैदा की थी बगैर शादी, वो भी इस्लाम के लिए की थी, इसने कौम के लिए की थी, पाकिस्तान के लिए की थी। इसमें जो मर्जी कर ले, वो कहते बच्चा दे बच्ची दे, वो कहते हैं जी हमारा मुर्शिद है, मुर्शिद ओपनली। क्या ये बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं? ये माफी पे कैसे आ गए? माफी देखिए, अब एक तो फ्रिज नहीं मिल रहा है ना वहां पे, वो जो वो जो बकरों की रानें हैं उसमें से स्मेल आना शुरू रहती है, आजकल गर्मी बहुत है, एक तो वो वजह है। दूसरा इनको ये पता चल चुका है कि अब ये वहां से दूसरी साइड से जवाब नहीं आ रहा। इन्होंने बहुत कोशिश की है, कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर दें, किसी से बात कर लें, फिर कहते हैं अच्छा आप बात नहीं करें हम भी नहीं करेंगे, फिर कभी कि बिगड़ा हुआ बच्चा है, सुबह कुछ शाम को कुछ, मैकियावेली बिल्कुल, लेकिन बाहर बैठ के लड़वा रहे हैं। अब जो नई एक शुटरी निकला है, मरवा साहब को निकाल दिया, क्यों? सुना उन्होंने मैडम के खिलाफ, पीरनी के खिलाफ बातें की हैं, बड़ी गंदी बातें की हैं, उसकी ऑडियो आ गई है इनके पास। तो पहले भी खान साहब ये करते हैं कि लौंडे लपाड़ों को एक को बुला के कुछ कहेंगे, दूसरे को कुछ। खान साहब को सबसे बड़ा खतरा ये है कि मेरे जेल में, इनके जेल के होने की वजह से बाहर कोई बंदा इनकी पार्टी हाईजैक ना कर ले, ये बहुत बड़ा खतरा है। और बड़ी कामयाबी के साथ ये लड़वाते हैं लोगों को एक दूसरे के साथ, ताकि खबरों में भी रहें, पीटीआई भी नजरों में रहे और पार्टी के ऊपर कंट्रोल भी मेरा रहे। इसी वजह से मैंने कहा है कि मैकियावेली द प्रिंस जो था, पावर पॉलिटिक्स का फाउंडर था, वो कहता था कि पावर अचीव करने के लिए चाहे जितने लोगों को भी मारना पड़े, धोखा देना पड़े, देकर पावर अचीव की जाए। खान साहब उसको मात दे चुके हैं। खान साहब देखें, आज तक 127 आर्टिकल लिखे गए हैं, एक बंदा जेल में, नेल्सन मंडेला के ऊपर आर्टिकल इतने नहीं लिखे गए जितने खान साहब पे लिखे गए हैं। अमेरिकन कांग्रेसमैनों के ऊपर मिलियंस डॉलर निछावर किए गए। कभी पाकिस्तान की आपको F-16 लेने थे तो देते थे, ये किसी ने लॉबी की कोशिश की है? नहीं की। आफरीन है, मैं समझता हूं इस बंदे के ऊपर मूवी बननी चाहिए, किताबें लिखनी चाहिए, और इसके ऊपर कायदे आजम यूनिवर्सिटी के अंदर एक पीएचडी का सब्जेक्ट होना चाहिए जिसका लिखा जाए पीएचडी इन इमरान खान। अगर आप सर यूटर्न भी बढ़ लेते हैं ना इमरान खान के साथ, प्रॉब्लम ये है वो बार बार यूटर्न ले लेते हैं। वो कहते हैं इस्लाम की खातर ले रहे हैं, पाकिस्तान की खातर ले रहे हैं। लौंडा लपाड़ा इतना पागल हो चुका है इस वक्त, वो कहते हैं कि इस्लाम है, ये पाकिस्तान है। मुर्शिद तो गलत कर नहीं सकता ना, ये चाहे 10 बच्चों की मां से शादी कर ले, ये गलत नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल, ये तो हक है। कहते सीधी तारें इसकी ऊपर से खुदा से जुड़ गई, अडयाला जेल से सीधी बातें ऊपर नीचे हो रही। ये तो लौड़ा पड़ा। तो क्या वो खुद नहीं कहते थे खास साहब जलसे में कि उम्रा हज करने की क्या जरूरत है, यहां बैठ के पीटीआई के लिए काम करो। इमरान खान तो ये भी कह रहे थे, आज के मीडिया से बात उन्होंने कोई की है तो बताया जा रहा था टीवी पे कि उन्होंने कहा कि पहले तो जरदारी साहब और नवाज शरीफ और सबको चोर कहती थी एस्टेब्लिशमेंट, अब उन्हीं को लाके सर पे बिठा दिया। खान साहब ने तो अगली प्रपोजल भी दे दी ना, कहते जी यहाँ बिल्कुल, कहते ईस्ट पाकिस्तान होगा जिस तरह हसीना वाजिद उड़ के गई है, इसी तरह यहाँ से शहबाज शरीफ और जरदारी उड़ के जाएंगे। हेलीकॉप्टर्स की इनका नाम ECL में डालो। मैं वही तो कह रहा हूँ, इनको पता नहीं कहाँ से इशारे आ रहे हैं कि इस तरह होगा, इस तरह होगा। पता नहीं अंदर पता मूवी चल रही है अंदर, या क्या तारे सीधी ऊपर आसमान से इशारे आ रहे हैं, क्या कुछ समझ नहीं, मेरी समझ से बाहर है। और बस, लेकिन ये कि अब बहनें भी आ चुकी, बहनें, तीनों बहनों ने इकट्ठे होके बयान दिया अगले दिन। फिर कहते हैं जी मौरूसी सियासत। भाई बहनों को स्पोक्स पर्सन क्यों बना रखा है तो आपने? भाई अगर मौरूसी सियासत है, दूसरे सबके खिलाफ थी, तो आपने अपने जो कुरैशी साहब है उनके बच्चों को टिकट क्यों देके बनवाया तुमने एमएनए? और सारी वो अभी भी एमएनए, खुद मौरूसी सियासत, खुद भी तो यही करते। आपकी 3 बहनें पीटीआई की क्या लगती हैं? वो पीरनी क्यों आपकी बीवी इन्वॉल्व है, लोगों को सारा कुछ करती रही अपने पीरियड के अंदर, बल्कि मीडिया कंपेन ही पीरनी चलाती थी, इनकी वाइफ जो थी। लेकिन वो नहीं, मजा नहीं। आपके तो खैर हालात, मुझे इन पे खैर कोई गिला नहीं है। देखिए ना, कहते हैं कि जिनका काम इंतशार है वो तो ज़ाहिर है इसी पे करेंगे। आप, हमारे बाजवा साहब फरमाया करते थे 5th जनरेशन वार, ये तो 6th जनरेशन वार कर गए। जितनी नफरतें, सबक सीखना चाहिए 2 चीजों से। यूके के अंदर हालात हुए हैं, कोर्ट्स 24/7 चल रही हैं, 24 घंटे कोर्ट्स खुली हैं, मुसलसल सजाएं दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे पुलिस ने जो ट्वीट करता है, फेसबुक पे करता है, शाम को पकड़ के ले जाती है, शाम को। और यहां पे आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन खैर आपका कसूर नहीं ना, आपके सारे जज तो चट्टे हैं।
आपके सारे जज तो पीटीआई के हैं, अदालतें तो पीटीआई की हैं सारी, जमानतें देते हैं 2-2 घंटे में, 100-100 केसेस की जमानतें दे देते हैं घंटे घंटे के अंदर। तो फिर वो इस तरह तो नहीं होता ना, यूके के अंदर पीटीआई नहीं है इसमें, तभी तो सर्वाइव कर जाएंगे वो सियासत में, दुनिया पे सर्वाइव कर जाएंगे, जिस तरीके से वो 24 घंटे सजाएं दे रही है मुसलसल, और 3-3 4-4 साल की सजाएं दे रही है। इस तरह सोसाइटी नहीं चलती। आपकी सबसे बड़ी नाकामी की एक सबसे बड़ी वजह यह है, आपने 9 मई के केसेस के ऊपर किसी को आज तक सजा नहीं दी। आप अभी तक कंफ्यूज हैं कि उनके केसेस सिविलियन कोर्ट में चलेंगे मिलिट्री कोर्ट्स में चले। इनको सजाएं दें इनको यार। सर सिविलियंस की सजाएं मिलिट्री कोर्ट में क्यों चले? मगर मिलिट्री कोर्ट में जब आपने आर्मी के ऊपर अटैक किया, तो आर्मी को, जब आर्मी के कंटोनमेंट के ऊपर अटैक करेंगे तो आपको मिलिट्री कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी, क्यों नहीं होगी भाई? होनी चाहिए वो। सजाएं दें उनको, मिलिट्री ट्रायल बल्कि मुकम्मल हो चुके हैं ट्रायल, उनको जेलों में डालें, कोर्ट उनको डालें जेलों में। इसी फैसले में आपने 20-20, आपका क्या नाम था, सूरी साहब का केस अभी तक सिविलियन ट्रायल में, वो हुकूमत करके भी साइड पे हट गया। 4 साल वो स्पीकर रहा है असेंबली का, किस चीज पे, क्या रेट पे खड़ा है, स्टे पे खड़ा है। ये आपके सिविल 53-54 केसेस है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो सारा दिन सियासी केस सुन रहे हैं। किस कोर्ट में यहां पे आपको इंसाफ मिलेगा, बताएं ना आप? लाहौर हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जिनके अपने सके भाई एमएनए हैं, जिसके दामाद एमएनए हैं, भाई उधर हैं, ये जज पता नहीं कहां से आप ले आते हैं भाई। तो किसी लूट सेल से जज खरीदे आपने, कहां से लिए हैं ये तो ये समझ नहीं आ रही बात सर। लेकिन केसेस बहरहाल इनके ऊपर इतने ज्यादा हैं कि इसमें से निकलते हुए तो फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहे। मगर ये जरूर है सर कि अगर एक सेकंड के लिए, अगर वो बांग्लादेश की, मैं एक चीज और पूछना चाह रही थी आपसे। बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिरी या प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया, पाकिस्तान में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। पहले तो हम वाह करते नहीं थकते थे बांग्लादेश की। दूसरी तरफ भारत का ये कहना है, कई उनके मीडिया आउटलेट्स जो है वो कहते हैं जी ये पाकिस्तान ने करवाया है, कि ये सारा हंगामा। अब ये एक दूसरे के ऊपर एज यूजुअल लगे हुए। आपको लगता है कि हम इतने टैलेंटेड हैं कि हम गिरा देंगे गवर्नमेंट? ये ऐसे मजाक ना किया करें आप प्लीज, ये हमें अच्छा नहीं लगता आरज़ू। अब ये बात बताएं मुझे, हमसे अडयाला जेल कंट्रोल नहीं होती तो ढाका कंट्रोल कर लिया। वाह भाई, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। हजूर हम इस काबिल नहीं हैं, इतने बड़े बड़े मेडल हमें ना दें आप। हम इतने अच्छे होते तो अडयाला जेल को जेल बना लेते। हमसे अपना खूबसूरत बॉलर जो है, फास्ट बॉलर, वो कंट्रोल नहीं हो रहा, कप्तान नहीं कंट्रोल हो रहा। आप कह रहे हैं कि ढाका हमने मैनेज किया है। आप हमें शर्मिंदा मत किया करें। नवाजिश, वो कहते हैं नवाजिश, थैंक यू खुदा का नाम लो यार। कहते उधर कहते आईएसआई के नारे लगे हमारे ढाका में। मैंने सुना ये बात। फिर उसके बाद हमारे एक बड़े मोहतरम एक हमारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अगले दिन कहा, उन्होंने कहा जी मैंने आईएसआई वालों से पूछा है, वो आगे से मुस्कुरा देते हैं, ना हाँ कहते हैं ना कहते हैं, क्योंकि हाँ कहने में भी नुकसान है, ना कहने में भी नुकसान है, लेकिन मुस्कुराते हैं। उसकी मुस्कुराहट के अंदर भी बहुत छुपे सवाल जवाब हैं। मकसद ये है कि क्यों शर्मिंदा करते हैं, शहीदों से मजाक ना किया करें यार। इन्होंने ये इस काबिल होते तो अली अमीन गंडापुर रोजाना कहता है मैं इस्लामाबाद पे अटैक करूंगा, उसको ना रोक लेते। स्वाबी में परसों उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं सितंबर में आऊंगा, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकेगा, अली अमीन गंडापुर साहब की। और उन्होंने कहा है, क्योंकि आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो, माफी मांगो, इमरान खान तुम्हें माफ कर देगा, वो अकबर बादशाह है, तुम्हें माफ कर देगा। ये स्टेटमेंट है उसकी। और ये लोग ढाका में जाएंगे। वाह भाई वाह, बहुत बड़ी, वेरी इंप्रेसिव। तो ये भाई इस तरह के मजाक मत किया करें। हमसे अपना घर तो मैनेज हो नहीं रहा, तो ढाका में हम आएंगे और वहां उनको आके तो हुकूमत। सर एक चीज और गलत की है पाकिस्तान की हाई कमीशन जो इंडिया में, उन्होंने राहुल गांधी को आम भिजवा दिए। उस पे बीजेपी वाले नाराज हैं, उनको चाहिए था मोदी जी और बाकी लोगों को भी भिजवाते, सिर्फ कांग्रेस में आम भिजवा दिए पाकिस्तान एम्बेसी ने। यार ये बड़ी अजीब बात है, ये तो साजिश लग रही है मुझे। तो आम इतने महंगे आम मिल गए उनको, ये तो बहुत बड़ी साजिश है, ये तो कॉन्स्पिरेसी है, ये किसी ने उड़ाई है बात। इतने महंगे आम तो वहां किस तरह वो भाई अफोर्ड कर सकते हैं, लोगों में बांटे वो। ये पाकिस्तानी आम भेजे होंगे ना सर, पाकिस्तान में आम, पाकिस्तान से आम वहां जाते हैं यार। क्या कैसी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से आम, इतने महंगे आम, वो भी दिल्ली में चले जाएं। पाकिस्तान की एम्बेसियों के आपको हालात पता है, मैंने आपको बताया था वॉशिंगटन डीसी का एम्बेसी का एयर कंडीशन 4 साल से बंद है। आप कह रही वहां पे आम जा रहे, चले
मुझे लगता उनके है यूनियन मिनिस्टर बड़े नाराज हुए कि उन्होंने कहा कि जी राहुल गांधी को भेज दिया। मैंने कहा मोदी जी को भी भेजने चाहिए थे उनको। गांधी साहब तो खाते ही नहीं है आम, इतने फिट अपने फिजिकल रखते हैं, इतनी मीठी शुगर वाली चीज तो नहीं वो खाते हैं, वो दौड़ लगाते हैं। आपने देखा है हमेशा सफेद उनके वो उन्होंने पोलो शर्ट पहनी होती है, उनका यूनिफॉर्म ही वो खाकी पैंट होती है। मैं कई दफा कहा यार कि लोकल ड्रेस पहनो, को अपना पजामा कुर्ता पहनो, अपने वेस्ट कोट पहनो, लेकिन वो कहता है नहीं यार मैं डैडी किस्म का। इसलिए लोगों ने नाम उनका पप्पू रखा, कहते पप्पू जी, पप्पू गांधी उनका नाम रखा हुआ उन्होंने। वो पप्पू बन के फिरते रहते हैं वाकई। तो पप्पू वगैरह जो है वो मिल्क शेक पीते हैं, वो आम नहीं खाते। गलत किसी ने गलत खबर उड़ाई है, पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है कि आईएसआई ने आम भेजे हैं तो वो पप्पू भाई चूस रहे थे बैठ के, वो इस तरह नहीं, गलत। पर पप्पू हमारे यहाँ भी बहुत है, हमारे यहाँ भी कम नहीं है। आप तो पप्पुस्तान बन चुके हैं आपके ऐसे। तो लेकिन बिल्कुल जी। दुआ करें कि बांग्लादेश में कोई अमन के हाँ वहां पे सिलसिला हो, और ये यहीं रहे। अब देखें दुनिया में, मैंने जिस तरह आपको उसके दुख वाली बात है, 300 बच्चा मरा है, बल्कि एक बच्चा वहां पे पानी बेच रहा था। एक बच्चा वहां पे जहां पे हाँ इनका था एहतजाज, वहां पानी की बोतलें बेच रहा था, पुलिस की गोली से मारा गया। उसकी बीवी ने भी खुदकुशी कर ली दूसरे तीसरे दिन। तो मैं बड़ा दुखी था इस बात पे। और दूसरा मैंने हाँ कल परसों किसी ने मुझे एक वीडियो भेजी है कि एक हिंदू फैमिली है, उनके बाहर दंगा हो रहा है और अंदर कितने घबरा के बैठे हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात पे। मेरी आंखों से पहले अभी तक 1947 का वाकयात मेरे सामने से गुजरते हैं और मैं खून के आंसू रोता हूँ। ऐसे ना करो खुदा, ऐसे ना करो प्लीज। दे आर बिल्कुल सर, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। आपने कहा था बार्सिलोना गए थे, आप बताएंगे वहां जाने की अपनी बात। वैसे वहां पर मैंने आपकी एक दो पिक्चर्स देखी थी, चीमा साहब ने शेयर की है फेसबुक पे। हाँ जी, चीमा साहब बड़े अरसे से वहां बैठे हुए, मुझे लगता है उनके पास वापसी का टिकट नहीं है। आप दे दीजिए उनको, नहीं तो मैं भिजवा देती हूँ। चीमा साहब ने तो कहा है कि आप कश्ती में चले जाएं, अगर जहाज पर नहीं जा सकते, लेकिन कहते हैं कोशिश करूंगा। देखें साउथ चाइना सी के हालात खराब हैं। चीमा साहब बैठे हैं आजकल बेल्जियम में, मेरा ख्याल आज घूम फिर रहे हैं बेल्जियम में। चीमा साहब आपको पता है घूमते रहते हैं। जिस तरह मुसलसल तारड़ ने सफरनामे लिखे थे, मुझे लग रहा है कि सफरनामे लिखने के चक्कर में है। लेकिन आए थे उनकी मोहब्बतें, उनके साथ एक मैंने मुझे लगा शायद चले गए, वापसी का टिकट पाकिस्तानियों की तरह ढूंढ रहे हैं वापस जो। कहते पीआईए का टिकट लिया था, पीआईए बंद हो गई है, मैं जाऊं कैसे। मैंने कहा किसी कश्ती पे चले जाएं, चप्पू वाली कश्ती ले लें, यहाँ से 2 डेंगी ले लें तो 2-4 महीने में पहुंच ही जाएंगे कराची के करीब आप। तो बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया सर, और आई होप कि हम नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो आप बार्सिलोना का हमें डिटेल से बताएंगे कि वहां आपका मैं विजिट कैसा रहा। क्यों गया था, क्या अचीव किया, डेफिनेटली। बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू।